बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 7 विज्ञान का जो आपका ये विषय सूची है, इसका चैप्टर नंबर 1 जल और जंगल, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। और आज हम लोग अध्याय नंबर जो 1 है जल और जंगल, इसका क्या करेंगे, E to Z सारा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो पहले मैं कुछ चीज़ों को बताऊँगा, उसके बाद इसका हर एक क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताऊँगा, और वो भी आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे तरीका से समझ में आएगा। मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ा दिया है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो मैं अंत में बताऊंगा कैसे आप लोग पढ़िएगा। पहले हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। बाबू आप लोग ये जो आपका हमने सीखा वाला जो भी पॉइंट है इसको याद कर लीजिएगा, और हाँ ये जो वर्ड मीनिंग है इसको भी याद कर लीजिएगा, ताकि आगे अगर आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ेंगे तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसके लिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। हम लोग को ये तीनों कथन को पढ़ना है, और कथन पढ़ेंगे, अगर सही कथन रहेगा तो सत्य लिखेंगे और गलत कथन रहेगा तो असत्य लिखेंगे। बाबू कह रहा है वर्षा जल का चरम स्रोत है, मतलब वर्षा जो है ये जल का चरम स्रोत है। यस सर, बिल्कुल बात सही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। दूसरा है नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। नहीं बाबू, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, ये गलत हो जाएगा। कैसे, हम लोग नदी के जल से नहीं, हम लोग जो हैंडपंप होता है, कुआं होता है, या फिर हम लोग का जो मशीन होता है सिंचाई वाला, वो सब का भी उपयोग करते हैं, है ना। आप लोग सुने होंगे पंपिंग सेट वगैरह, तो उसका भी यूज करते हैं खेतों की सिंचाई के लिए। ये बोल रहा है नदियों का जल ही एकमात्र साधन है, तो ऐसा बात नहीं है। तो ये कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा सर। तीसरा पढ़िए, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। ये भी बात गलत हो जाएगी सर। कैसे, जो हम लोग को जो जल की कमी है ये गाँव में रहने वाले लोग करेंगे? नहीं सर, जो शहर में रहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उनको भी जल की कमी का सामना करना पड़ेगा, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों को आपको फिलअप करना है, भरना है। कह रहा है भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश का डैश का उपयोग किया जाता है। आप लोग बोल सकते हैं नलकूप भी बोल सकते हैं, कुआं भी बोल सकते हैं। तो आप बोल दीजिएगा कि भौम जल प्राप्त करने के लिए नलकूप तथा कुआं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नलकूप भरिएगा, यहाँ पर कुआं भरिएगा, भर लीजिएगा सर। यस मेरे भाई, भर लेंगे आप लोग। दूसरा देखिए, कहता है जल की 3 अवस्थाएं डैश डैश है। तो आपको पता है जल की 3 अवस्थाएं, एक ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है। इस प्रकार लिखेंगे आप लोग। आगे देखिए बुआ कह रहा है भूमि की जल धारण करने वाली प्रत डैश कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए भरने में होगा नहीं, तो देखिए भूमि को जो जल धारण करने वाली जो प्रत होती है उसको हम लोग भौम जल स्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौम जल स्तर। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए वन में हमें डैश और डैश का लाभ होता है। तो वन से हम बहुत मिलता है, लकड़ी भी मिलता है, वायु भी मिलता है, तो जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, इमारती लकड़ी ये भी लिखिए, इमारती लकड़ी, लड़की नहीं लिखिएगा, लकड़ी लिखना है। ठीक है, या फले लिख लीजिए, फल छोटा है फले लिख लीजिए। उसके बाद वायु ऑक्सीजन लिख सकते हैं। चलिए हम वायु लिखते हैं, वायु में ऑक्सीजन। ओके, लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखिए, वन में छायावान पत्तियां और जंतु देश को समृद्ध बनाते हैं। तो ये पौधों को समृद्ध बनाते हैं, लिख लेंगे। चलिए आगे देखिए, सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है। ये ह्यूमस बनता है। क्या बनता है सर, ह्यूमस बनता है। क्लियर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीका से समझ चुके हैं। इसको यहाँ पर बढ़िया से फिलअप करके जाइएगा, बढ़िया राइटिंग से लिखना है। चलिए अब आप लोग देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से 9 वाला है, इसका आंसर आपको जानना होगा।
कहता है 3 नंबर क्वेश्चन, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। जो भौम जल होता है उसमें पुनः पूर्ति किस प्रकार से होता है। चलिए बाबू उत्तर जानते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपके बुक में ही दिया गया था, आप लोग बुक पढ़े होंगे तो पता होगा कि वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःसंदन कहते हैं। अतः इन प्रक्रिया द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन के उत्तर में। ओके, तो मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा बउआ, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझ चुके हैं। अब 4 नंबर देखिए, बोल रहा है भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। जो हमारा भौम जल स्तर होता है वो नीचे गिर जाता है। ये जो नीचे गिरता है ना, इसका कारक कौन कौन सा है वो हमको बताना है। तो देखिए बाबू, आप लोग उत्तर में लिखिएगा, मैं भी ये चीज़ किताब में ही अंडरलाइन करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पर है टॉपिक ये है, यहाँ पर भौम जल स्तर का गिरना, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अगर हम देना चाहे तो बड़ा दे देते, लेकिन आपको इतना अच्छा तरीका से देते हैं कि आप लोग आसानी से इसको लिखकर समझ सकते हैं। देखिए जनसंख्या वृद्धि, फर्स्ट क्या कारण हुआ, उत्तरदायी कारक कौन सा हुआ जी, जनसंख्या वृद्धि। औद्योगिकीकरण, जो औद्योगिकीकरण किया जा रहा है, मशीनों से वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद कृषि, वनारोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। साथ ही यहाँ तक भी लिखिएगा तो हो जाएगा, लेकिन और भी लिख लीजिएगा। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल स्तर को प्रभावित करता है। मतलब सर यहाँ से लेकर ये पूरा लाइन लिखना होगा, और इसको भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर भी आपने हमको क्लियर कर दिया। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो गया बाबू, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो बच्चों उत्तर में आप लोग लिखिएगा। यहाँ पर देखिए हम लिख कर लाए हैं आपके लिए, बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए ड्रिप सिंचाई विधि। ड्रिप सिंचाई विधि आप लोग जानते हैं ना, पौधा के जड़ में ड्रिप छोटा छोटा सा आपका बूंद के माध्यम से क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है ना जी। तो का प्रयोग करेंगे और नलकूपों को जल को पाइपों द्वारा खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करेंगे। इतना ही लिखना है आपको, कितना आसानी तरीका से आप लोग लिख लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे सारे बच्चे। कहता है ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताए जो हमें वन से प्राप्त होते हैं। तो वन से हमें क्या मिलता है, लकड़ी मिलता है, फल मिलता है सर, ऑक्सीजन मिलता है, वन से हमें अनाज मिलता है। अच्छा गोंद आप देखें जिससे हम लोग फोटो चिपकाते हैं, तो वो भी गोंद जो होता है ना वो भी वन से ही मिलता है। शहद खाए हैं, मीठा शहद, वो भी हमको कहाँ, वन से ही मिलता है। मसाला देखे हैं आप लोग, मसाला जो सब्जी यूज करते हैं सब्जी बनाने में, वो भी हमको वन से ही मिलता है। तो ऐसे 7 उत्पाद का नाम बताना था। आप लोग बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। अच्छा आप लोग औषधि वगैरह जानते होंगे तो बहुत सारा वन ऐसा होता है, लेकिन हम लोग जनरली जो हमको सब वन से मिलता है ना, सभी वन से, वो चीज़ हम लिखेंगे। ठीक है, जनरल। ऐसे तो दवाई वगैरह भी बहुत सारा वन से ही मिलता है। ठीक है, तो लिखेंगे वनों से हमें इमारती लकड़ी, फूल भी मिलता है। ऐसे फल लिखिएगा, फल, वायु में के रूप में ऑक्सीजन, मसाला, गोंद, शहद, अनाज प्राप्त होते हैं। क्लियर। मजा आया, समझ में आ गया ना। अरे समझ में आएगा तो मजा तो वही करेगा ना जी। चलिए आगे देखिए, बोल रहा है वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है।
क्यों, समझाइए। अब बोल रहा है क्वेश्चन, वन जो होता है ना उसका एक भी भाग व्यर्थ नहीं होता है, क्यों आप बताएंगे। सर वन जो होता है अगर हम उसकी पत्ती की बात करें तो वो भी पत्ती जो सूखी पत्ती होती है ना वो भी गिरकर अपघटित तो होकर क्या खाद के रूप में बन जाती है, खाद बन जाती है। अगर हम बात करें वन के टहनी की, वन के से उससे हमको बेंच टेबल लकड़ी मिलता है, इमारती लकड़ी, ठीक है ना। कुछ वन से हमको जलावन ईंधन भी मिलता है ना। और बोले वन से हमें फल मिलता है, वन से हमें ऑक्सीजन मिलता है। वन का जो जड़ होता है ना वो मिट्टी को बनाए रखता, मतलब मिट्टी को जो है ना आप लोग देखते होंगे वन जो होता है ना बांध वगैरह बनाया जाता है तो बांध के साइड साइड क्या होता है पौधा लगाया जाता है ना। काहे लगाया जाता है बाबू, क्योंकि ये जो होता है ना मिट्टी को पकड़े हुआ जकड़े हुए रखता है, ठीक है ना। मतलब वन का कुछ भी चीज़ व्यर्थ नहीं होता है। तो आप लोग उत्तर में इस प्रकार लिखिएगा, वन जीव जंतुओं को आश्रय देता है। वन ही एक ऐसा चीज़ है जो जंगली जीव जंतु को भी क्या देता है, आश्रय देता है। घोड़े, जेबरा, हाथी आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन भी क्या कौन देता है, वन देता है ना जी। अरे घोड़ा खाएगा घास तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, वन से ही लाएंगे घास। जेबरा के लिए, हाथी के लिए कहाँ से लाएंगे, ये सब वनस्पति भोजन हमको वन ही देता है। सूखी पत्तियां और मृत जीव जंतु अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो सूखी पत्ती होता है ये भी हमको क्या वने ना देता है जी। तो अतः हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर लिख लेंगे। आगे आगे कह रहा है अपघटक किसे कहते हैं, ये वन एवं जीवों के वृद्धि में किस प्रकार सहायक होते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं कि कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग देखते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं यही अपघटक कहलाते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं आप लोग कैसे बोलिएगा, मरे हुए जीव जंतु अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाती है और जो परिवर्तित करते हैं ना वही अपघटक कहलाते हैं। मैं आपको इस प्रकार ये समझाने के लिए ये दिखाया था। ऐसे मैं आपको उत्तर लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग देखिए उत्तर में लिखिएगा। पहले देखिए अपघटक को इंग्लिश में डीकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है, कंपोजर्स। ओके चलिए, वैसे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जीव जंतुओं का अपघटन करके क्या करके अपघटन करके ह्यूमस में बदल देते हैं उसे अपघटक कहते हैं। क्या बोलेंगे सर, वैसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीव या मृत पौधों तथा और जीवों को और जंतुओं को अपघटन करके ह्यूमस में बदल देता है उसे अपघटक कहते हैं। ये जो ह्यूमस में बदलता है ना ये ह्यूमस क्या होता है सर, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए यह हमको सहायता करता है। यह साथ साथ मिट्टी में रहने वाले जीव केंचुआ चींटी के लिए भोजन प्रदान करने का काम करता है। तो बस इतना ही आप लोग लिखिएगा। आपके जो टीचर साहब होंगे जो आपके आंसर शीट को पढ़ेंगे प्रसन्न हो जाएंगे, आपको पूरा नंबर देंगे, है ना। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के योगदान को समझाइए। तो बच्चों उत्तर में लिखोगे आप लोग वन जीव जंतु या जंतुओं लिख लीजिए, वन जीव जंतुओं द्वारा छोड़ी गई जो CO2 गैस को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं। बाबू ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होता है, तो हरे पेड़ पौधों द्वारा अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, है ना। चलिए तथा बदले में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं इसे O2 गैस को, ये O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन गैस को सभी जीव ग्रहण करते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि वन जो होता है बाबू, ये जो मनुष्य
यही दो चीज़ है पृथ्वी पर, है ना। और जीव जंतु, मनुष्य जीव जंतु है, यही ना है जी। तो वन क्या करता है, ये मनुष्य जो गैस ऑक्सीजन जो शोषण के फलस्वरूप मुक्त करता है, मतलब CO2 गैस, इसको क्या करता है, ये ग्रहण करता है। ये क्या करता है, ग्रहण करता है। और ये अपना भोजन जब प्रकाश संश्लेषण में बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, तो ये क्या करता है, ये CO2 ले लेता है। CO2 क्या करता है, ग्रहण करता है, और ये बदले में ऑक्सीजन मुक्त करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, मुक्त करता है। ऑक्सीजन गैस जो मुक्त करता है, इसको मनुष्य क्या करता है, ग्रहण करता है, जिससे दोनों की स्थिति क्या होती है, इस पृथ्वी पर बनी रहती है। ये जीव जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, जिससे दोनों की संतुलन क्या होती है, पृथ्वी पर बनी रहती है। जिससे कारण हम बोल सकते हैं ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन बनाए रखने के लिए वन के योगदान हैं। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, यही थे आपके 9 क्वेश्चन, जिसके उत्तर हम लोग समझ चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार आप लोग लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। और अगर आप लोग खुद देखिए, हम यूट्यूब पर क्वेश्चन आंसर कराते हैं, और अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से पढ़ने चाहते हैं तो आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए 62 060 11 886। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप लोग कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके आप बोलिएगा सर हमको क्लास 7 का कोर्स लेना है, आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु से ज्ञान प्राप्ति के रूप में कुछ रुपया पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। 499 आप पेमेंट करके दे, आप व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर बच्चे आप 499 देने में सक्षम हैं तो आप कॉल कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। इसी प्रकार हम आपको चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन आंसर जल्द ही लेकर आएंगे।